नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उससे ज्यादा उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। जी हां, और इन्हीं उलझे हुए हालातों को सुलझाने के लिए और परिस्थितियों को सीधा और सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में देशवासियों के नाम एक संदेश दिया है। उनमें उनका साफ कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है। और इस सफर को तय करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में से एक है जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश में कहा है कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं को बनाना है, और न सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं को बनाना है बल्कि उन्हें स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना है, यानी स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया है। और भी कई कड़ियां हैं जो इनके इर्द गिर्द है। उन्हीं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी मौजूद हैं, जिनके साथ में हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मनीष जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनीष जी के साथ में चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में देशवासियों को अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आइए उसको सुन लेते हैं। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसके लिए जीएसटी रिफॉर्म समेत ऐसे कई प्रयास हैं जो लगातार किए जा रहे हैं, जो हमें उस दिशा में लेकर जा रहे हैं। चलिए तो चर्चा को शुरू करते हैं। मनीष जी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही के कुछ दिनों में देशवासियों को संबोधित करते हुए देशवासियों से आह्वान किया है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। देखिए, प्रधानमंत्री का यह आह्वान बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की जो परिस्थितियां हैं विश्व की, जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में, अमेरिका ने जिस तरह से फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, टैरिफ को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी हैं,
पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से बना हुआ है, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका, इधर पड़ोस में हम देखते हैं तो पाकिस्तान, और जितनी भी चुनौतियों से हम जो कुछ जूझ रहे हैं, चाइना के साथ जिस तरह की स्थितियां हैं, उन सब स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में और आने वाले समय के हिसाब से भी कि हम जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हमारा जो पूरा एक जो सिस्टम बना हुआ है, उसको हम इस हद तक ले आए कि हमें बाहर के देशों की, बाहर के जो दूसरे देशों से हम जितना आयात करते हैं उन पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, क्योंकि ये स्थितियां इस तरह से बनी हैं, जिस तरह से खासतौर पर टैरिफ का जो मसला हुआ अभी पिछले कुछ दिनों में, हमारा जो व्यापार बाहर के साथ होता था, दूसरे देशों के साथ होता था, वो प्रभावित हुआ है। हम जितना सामान मंगाते थे बाहर से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। चाइना पर जो हमारी जो निर्भरता है वो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसका हमको कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं उन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ये जो आह्वान है ये बिल्कुल प्रासंगिक है और बेहद ज़रूरी भी है कि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इस स्थिति में आ जाए कि हम खुद को तो सेल्फ सस्टेन बनाए ही, खुद के ऊपर तो हम जो खुद की ज़रूरतें हैं वो तो पूरा करें ही हैं, बल्कि दुनिया को भी हम दें अपनी तरफ से। तो वो उस दृष्टि से मुझे लगता है, और जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है उस दिशा में मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता के अलावा और कोई रास्ता बनता नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में ये कहते हैं कि आपदा कभी आपदा नहीं होती, आपदा में अवसर चुनना सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या आपको लगता है कि जिन परिस्थितियों का आपने जिक्र किया है वो हमारे लिए आपदा जरूर है, लेकिन उस आपदा ने हमारे लिए बहुत एक सुनहरा अवसर खोल दिया देशवासियों के लिए? निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। आपदा अपने आप में एक अवसर होती है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तब हम कुछ नई चीज़ें करते हैं। और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है। ऐतिहासिक जो परिदृश्य है हमारा देश का, चाहे हम बहुत बरसों पहले की भी बात करें, जब जिसको हम कहते हैं कि देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, तब भी हम लोग दुनिया के देशों को यहाँ से जो है मसाले, यहाँ से आभूषण, यहाँ से कपड़ा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर भेजा करते थे। हम उस ज़माने में भी आत्मनिर्भर थे और अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। ये दौर फिर बाद में बीच में एक समय अनाज के रूप में भी आया कि जब देश में हरित क्रांति हुई और उस समय भी हम आत्मनिर्भर अपने आप को बनाया, और अब फिर उसी तरह की एक ज़रूरत आन पड़ी है। तो ये आपदा है निश्चित रूप से। जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बना है, जो स्थितियाँ बन रही हैं पूरी दुनिया में, उस समय यदि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके खुद को इस तरह से डेवलप कर लें, खुद को इस तरह से विकसित कर लें कि दुनिया हमारी तरफ देखे, हमको दुनिया की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और हमारी क्षमता है, हमारे लोगों में क्षमता है, हमारे समाज में एक क्षमता है, हमारी अर्थव्यवस्था में एक क्षमता है कि हम इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारी जो शक्ति थी, जिसका आपने जिक्र किया कि भारत को एक वक्त में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो वक्त आ गया कि फिर से अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करना है। हमें हमारी शक्ति को पहचानना है और फिर से उस शक्ति को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना है। देखिए, ये 2-3 स्तरों पर भी होना है। मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने जिस तरह काम किया, हमारी सेना ने जिस तरह काम किया, उसने दुनिया को दिखाया कि हम किस मतलब मिलिट्री के लेवल पे अपने देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए हम किस स्तर जा सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी अभी हमें दुनिया को दिखाना है। हम दिखा चुके हैं, हालांकि हम बहुत बड़ा बाजार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को मानती भी है। लेकिन बाजार होने के साथ ही हम बहुत बड़े उत्पादक बने, हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बने, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अपने आप को एक ऐसी शक्ति बनाएं कि जिसका बनाया उत्पाद पूरी दुनिया में जाए, उसकी एक पहचान बने। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि और इसकी क्षमता है हमारे बीच में। हम बहुत बड़ा, हमारा जो यहाँ से निर्यात है बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम MSMEs के क्षेत्र में हमारा जो यहाँ से दवाइयों का, जो आपने देखा होगा भी, जब टैरिफ बिल लगाया गया अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ किया गया, तो 2 सेक्टर छोड़े गए। IT का सेक्टर छोड़ा गया और फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर छोड़ा गया, क्योंकि फार्मा की पूरी ज़रूरत, अमेरिका की फार्मा की पूरी ज़रूरत भारत पूरा कर रहा है। कोरोना में तो
भारत ने वैक्सीन बना करके एक्सपोर्ट किया, दुनिया को भेजा। एक्सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि जो जरूरतमंद देश थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन तक हमने भेजा। तो ये चीज दिखाता है कि फार्मा की जब उनको जरूरत थी तो उस पर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, यानी उनकी जरूरत हम पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, और मुझे लगता है कि ये एक समय है कि जब हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ये समय है, स्वर्ण काल है। 2014 से पहले की बात करी जाए तो हमारे जो टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स की बात करी जाए, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करी जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में भी कहा कि टैक्स इतने प्रकार के थे कि जो व्यापारी वो टैक्स के समीकरण में उलझा हुआ रहता था। 2014 के बाद में 2017 में जीएसटी लेके आए और अभी जीएसटी रिफॉर्म किया गया। जीएसटी रिफॉर्म में 5% और 18% स्लैब को ही रखा गया है। 12% और जो 28 की जो स्लैब थी उसको हटा दिया गया। इसको आप जीएसटी रिफॉर्म्स को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब जीएसटी रोल आउट हुआ था तब इस बात की बड़ी आलोचना हुई थी कि जीएसटी एक देश एक कर की बात कही गई थी। तो और जीएसटी का जो मूल अवधारणा है वो ये है भी, मतलब पूरी दुनिया में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, और एक ही टैक्स होता है मतलब पूरी दुनिया में, वो भी जहाँ पे 1 या 2 स्लैब ज़्यादा होते हैं। तो इस बात की बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन देश एक बहुत बड़ा देश है, कोई भी चीज़ आप रोल आउट करने के बाद ये समझें कि वो पूरे 100% एक बार में रोल आउट हो जाएगी, एक बार में वो 100% ढंग से हो जाएगा, वो नहीं होता। समय लगता है। सफलता सुधारों से ही मिलती है। तो 4-5 साल, ये 7-8 साल का जो भी समय लगा, पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया, रिटर्न्स का एक सिस्टम डेवलप किया गया, उसका एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। और मुझे लगता है कि शायद अब वो समय आ गया था कि जब हम वापस वो जो 2 स्लैब, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, उस पर हम आएँ, और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने किया है। 4 स्लैब से अब 2 स्लैब हो गए हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ों पर लगभग 99% जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो 5% या उससे कम, मतलब 5% के दायरे में जो आती थी उनको 0% में। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी समय के हिसाब से भी, और ये रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि 7-8 साल का लगभग समय हो चुका है रोल आउट हुए हुए। तो एक जो स्टैग्नेशन आ गया था, एक जो जड़ता सी आ गई थी सिस्टम में, या मान लीजिए कि एक जो कमियां होती हैं पिछले 7-8 साल में जो देखी गई, उसको सुधार करने के लिए मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था जी। और उसका फायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि स्वदेशी अपनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कोई छोटा व्यापारी भी है तो वो रिस्क लेने से डरता है, वो टैक्स के मायाजाल में फंसने से डरता है। जब जीएसटी सरल हो गया, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था वो गुड्स एंड सिंपल टैक्स में परिवर्तित हो गया, तो इससे जो छोटे स्तर का व्यापारी है उसको कितनी कुछ सहूलियत मिलेगी, कितना कुछ संबल मिलेगा, कितना कुछ एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा इस जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर? देखिए, अर्थव्यवस्था का जो मूल होता है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो अपनी होती ही हैं, बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट कंपनियां, वो उनका एक अलग सेटअप है रोजगार की दृष्टि से, उस सब दृष्टि से। लेकिन जो एमएसएमईज होते हैं, जो कि मध्यम श्रेणी के, लघु श्रेणी के, या कि अति सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग जिसको हम कह लेते हैं, होम इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी करते हैं पूरे समाज की भी, आसपास के वातावरण की। आप गांव की जो अर्थव्यवस्था है जी, वो गांव की अर्थव्यवस्था जो प्रागैतिहासिक साल से हमारे ऐतिहासिक समय से जो चलती आ रही है, वो ये है कि गांव में ही सब कुछ मिलता था, गांव से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो जो कंसेप्ट है, ठीक है, आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन के इस युग में ये संभव नहीं है कि हम बाहर पर निर्भर ना रहें या कि एलिनेट, खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत हद तक यदि हम स्वदेशी अपनाते हैं, और जो एमएसएमईज हैं वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स, मुझे लगता है कि शायद जो एमएसएमईज हैं उनकी जो बहुत लंबी डिमांड थी, बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि हमारे लिए टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा किया जाए कि हम जो उत्पाद बनाएं वो जनता तक बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके, जनता को सस्ती कीमत पर मिल सके, तभी वो उसको कंज्यूम करेगा जी, और तभी हमको भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि लोकल फॉर वोकल वा जो एक जो तो वो जब होगा, और ये टैक्स रिफॉर्म से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फायदा एमएसएमईज को मिलेगा, बहुत बड़ा बूस्ट जी, निश्चित तौर पर एमएसएमई को मिलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है, तो ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी जी ने उस वक्त यह आह्वान किया था कि हमें स्वदेशी ही अपनाना है, क्योंकि बिना स्वदेशी अपनाए हमारा देश
उन्नति के पथ पर इतने अच्छे से अग्रसर नहीं हो पाएगा। देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मूल भावना में भावना में विचार वही था। स्वदेशी की भावना थी, स्वदेशी का विचार था, और उससे एक बहुत बड़ी सफलता भी हमें मिली उस जमाने में। बीते सालों में, बीते दशकों में देश की विकास की ज़रूरतों को देखते हुए, जनसंख्या की ज़रूरतों को देखते हुए, वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ों में हमने इकोनॉमी को ओपन किया। वो ज़रूरी भी था, जिस तरह के हालात 1991 में बने थे, उसके बाद जिस तरह की स्थितियाँ बनी थी, उसको देखते हुए ज़रूरी भी था कि इकोनॉमी को खोला जाए, बाहर की चीज़ों को हम यहाँ पर लाएं। पर अब उसको भी एक बहुत लंबा समय हो गया। 1991 से आज हम 2025 में हैं, तो ये एक लंबा समय बीत गया है उसको भी। तो मुझे लगता है कि शायद अब जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि ये स्वदेशी वाला विचार बहुत ज़रूरी है। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता उस हद तक बनी रहे कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए या बहुत सारी चीज़ें दूसरी चाहिए, उस हद तक बनी रहे, लेकिन उत्पाद हमारे यहाँ बने, यहाँ कंज्यूम हो, और जितना सरप्लस है वो उत्पाद इस क्वालिटी का भी बने कि जो सरप्लस है वो हम बाहर भेज सकें, ताकि हमारा जो बैलेंस है आयात और निर्यात का, वो एक प्रॉपर बन सके। तो मुझे लगता है कि वो स्वदेशी की अवधारणा से संभव है जी। और उसको जितना हम प्रमोट करें, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो आपने बात कही, तो मूल विचार भी वही है कि गांव की व्यवस्था गांव में ही हो जाए, बाहर की निर्भरता कम से कम हो। तो इसी तरह से शहर की व्यवस्था भी शहर में हो जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत ऐसा विचार है जिसको हम बरसों से जीते आए हैं, सदियों से जीते आए हैं। सिर्फ उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा उस पर जिसको कहते हैं काम करने की जरूरत, छींटे डाल के वापस उगाने की, पुनर्जीवित करने की बहुत जरूरत हो जाएगा। मुनीश जी, एक जमाना था जब हमारे देश में एक चिप का निर्माण नहीं होता था। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद का दौरा किया, वहां पर उन्होंने कहा कि चिप से लेकर शिप तक का निर्माण भारत में होगा, और न सिर्फ भारत में होगा बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, सेमीकंडक्टर्स पर बिल्कुल केंद्र सरकार कि आने वाला जो भविष्य है वो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल, और ये बहुत समय की आवश्यकता है। बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक फोकस कर रही है पूरी तरह से, हम लोग लगभग उस टेक्नोलॉजी को हासिल भी कर चुके हैं, और बहुत जल्दी वो एक चीज़ें शुरू भी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं पिछले कुछ समय में, चिप और सेमीकंडक्टर्स वाला जो सिस्टम है, वो उसको हम जितना जल्दी अपने पर अपना तो चुके ही हैं बहुत हद तक। हम यदि उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं और पूरी दुनिया को हम ये दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी निर्भरता है, उस निर्भरता को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑयल के मामले में अभी भी हम निर्भर, वो ज़रूरत तो प्राकृतिक है, उसमें हमारी निर्भरता वहाँ पर सीमित संसाधन, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है। और भारत का जो दिमाग है वो पूरी दुनिया को गवर्न कर रहा है, पूरी दुनिया में अपने लोहा मनवा रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। 40 करोड़ की युवा आबादी वाला भारत देश सबसे युवा है, और युवाओं से पूरे विश्व को अपेक्षा है कि ये जो भारत की युवा है वो एक नई क्रांति कर सकते हैं, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी में हो, चाहे वो चिकित्सा में हो, चाहे वो विज्ञान में हो, चाहे अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र हो। युवा कर भी रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें तो अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, या कि हमारा बेंगलोर जो है, पूरा बेंगलुरु जो हिस्सा है, और दुनिया के जो टॉप मोस्ट जितनी भी कंपनीज़ हैं, गूगल से लेकर के और माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के, और सभी जगह हम लोग अपने जो हमारे युवा हैं वही सारा परचम लहरा भी रहे हैं। वहाँ का मेडिकल सेक्टर हो, दुनिया के दूसरे देशों का, हमारे जैसा युवा और उसका जो दिमाग है वो आज भी पूरी दुनिया मानती है कि इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स हमको कहीं नहीं मिलता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा युवा जो है, और 40 करोड़ मतलब ये एक डिविडेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। एक जिसको कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं, वो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इतना युवा एक देश है, और पूरी दुनिया में अपनी पहचान भी बना रहा है वो युवा, और देश में भी वो काम कर ही सकता है। तो ये जो तथाकथित आपदा जिसको कह लीजिए अर्थव्यवस्था के रूप में, या कि जो एक छोटा मोटा एक जो फेज आया है, हमारा युवा इससे निपटने के लिए बहुत आसान, बहुत क्षमता रखता है जी। कई देशों के पास में वैसे युवा शक्ति तो है, लेकिन भारत के मुकाबले में कम है। लेकिन मनीष जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की भी इच्छा शक्ति चाहिए, और यही कारण है कि सरकार मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो,
स्किल डेवलपमेंट का हो, युवाओं को लेकर नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है वो भी व्यावसायिक शिक्षा नीति के साथ साथ उस नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। कुल मिलाकर युवाओं को जो स्किल्स है उसको डेवलपमेंट करना प्राइमरी फोकस रखा गया। देखिए सबसे बड़ी समस्या स्किल डेवलपमेंट को लेकर, देखिए हमारे देश में पिछले कुछ समय में, मतलब पिछले कुछ दशकों में एक जो कमी देखी गई थी वो यही थी कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो हैं युवा की, जो मतलब उद्यमिता का जो एक विकास होना चाहिए युवा के अंदर, वो कहीं ना कहीं खो गया था। सरकारी नौकरी या 9 to 5 जॉब, एक जिसको कहते हैं कि वाइट कॉलर जॉब की बात, वो सबको चाहिए था कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार है, वही सब कुछ है। ये जो भावना थी पिछले कुछ दशकों से, उस भावना को पिछले कुछ समय में मतलब एक बहुत बड़ा डेंट देख रहा हूँ मैं उस भावना में, उस फीलिंग के अंदर युवाओं में। अब वो सरकारी नौकरी को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, है अभी भी। पहले वो रोजगार लेना चाहता था, वो रोजगार देना चाह रहा। वो एक एंटरप्रेन्योर जो एक स्किल होनी चाहिए, एक जो जील होना चाहिए, एक जो उसकी भावना होनी चाहिए, वो अब डेवलप हो रही है। स्टार्टअप्स के रूप में हम देख रहे हैं, दुनिया का शायद तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का हमारे यहाँ पे। तो इतने स्टार्टअप्स यदि आ रहे हैं और उनको फंडिंग मिल रही है, वो काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कम से कम 10 लोगों को रोजगार तो दे ही रहा है। और स्टार्टअप यदि है तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई इनोवेशन भी है। तो मुझे लगता है कि वो एक जो माइंडसेट बन गया था कि सरकारी नौकरी सब कुछ है या कि 10 से 5 की जॉब सब कुछ है, उससे बाहर निकल रहा है युवा जी, नया सोच रहा है। हम देख रहे हैं कि आईआईटी में जो लोग जा रहे हैं वो भी स्टार्टअप्स में बहुत नए नए आइडियाज़ के साथ अपना काम शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, अपने आप बड़ी बात है। और अभी हाल ही में अमेरिका में ये किया गया है कि जो H1 वीज़ा है उसकी जो फीस है उसको भी 10 गुना बढ़ा दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से आपदा है, वो युवा अपने देश के प्रति आकर्षित होंगे और यहीं पे रह के वो कुछ करेंगे जो वहाँ करने वाले थे? बस सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उनको वैसा माहौल अपने ही देश में उनको दिया जाए। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जी। तो वही कुछ तरह की चीज़ें हैं कि ठीक है, वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे कि साहब हमारे पास जो है हमको इतना कुछ चाहिए, लेकिन जब वो युवा रुकेगा यहाँ पे तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो देश को ही देगा। तो ठीक है, आप करो अपने हिसाब से। दुनिया के दूसरे देश, कल परसों चाइना ने जो है के वीज़ा लॉन्च कर दिया, चाइना ने द्वार खोल दिए। ब्रिटेन जो है अपनी वीज़ा फीस कम कर रहा है, प्रोफेशनल वीज़ा फीस कम करना है या ख़त्म कर रहा है। तो आप नहीं बुलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया के दूसरे देश बुला रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों से हमारे पास लोग आ जाएंगे और फिर हमारा देश का युवा हमारे पास रहेगा। तो आप अपने हिसाब से सोचते रहिए, कुछ भी सोचते रहिए कि हम यदि कोई इस मुगालते में रहे कि हमारे से ही दुनिया चल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ये सबसे अच्छा समय है उसको ये बताने का कि नहीं, आप सब कुछ नहीं है जी, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। बिल्कुल, लेकिन ये नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जहां पे युवाओं को या किसी को अपना कुछ उद्यम लगाने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो उसको मना कर दे कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा, आप किसी और देश में जा सकते हैं। ये नया भारत है, यहाँ पे सरकार खुद, केंद्र सरकार लगातार बोल रही है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारे पास में लाइए, हम उसका समाधान खोजेंगे और आप यहीं रहिए। यही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो एक पूरा इकोसिस्टम जो हम पिछले कुछ समय से मतलब इसकी कमी महसूस कर रहे थे, 2014 से पहले तक की जो स्थिति थी या उससे भी पहले की जो स्थिति थी, कि एक इकोसिस्टम, जिसको एक वातावरण जो बनना चाहिए कि ठीक है मैं कुछ नया करना चाह रहा हूँ, तो उस नए करने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिले, उस नया करने के लिए मुझे पैसा मिले, उस नया करने के लिए मुझे एक व्यवस्था मिले, उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स मिले। वो सिस्टम कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो पिछले 8-10 साल में डेवलप हुआ है और उसी की वजह से हम इतने स्टार्टअप्स देख रहे हैं, हम इतनी नई होती चीज़ें देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में एक नयापन देख रहे हैं जी। ये पहले नहीं था, वो इकोसिस्टम अब डेवलप हुआ है और वो सरकार के प्रयास हैं। सरकार इस तरह की एक कोशिश कर रही है कि भाई इस तरह का एक वातावरण बने, इकोसिस्टम बनाया जाए। अर्थव्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हैं, एक समय था आज से 10-12 साल पहले जो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 10 में नहीं थी। आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और लगातार टॉप 3 में आने का प्रयास कर रहा है। ये कितना बूस्टअप करता है हर देशवासी को और खासकर युवाओं की बात करी जाए। देखिए, जब अर्थव्यवस्था फ्लरिश करती है, जब इकोनॉमी जब घूमता है, चक्का तेजी से घूमता है, तो उसका फ़ायदा सभी को मिलता है। और मुझे लगता है कि हम जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, उसका फ़ायदा जब
देखिए, अर्थव्यवस्था को ये चीज़ एक आइसोलेशन में रहने वाली चीज़ नहीं है कि उसका फ़ायदा सिर्फ कॉर्पोरेट्स को मिलेगा या कि कुछ एक लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं है जी। जब अर्थव्यवस्था का चक्का घूमता है तो फिर वो सबको फ़ायदा देता है। और वही चीज़ हम होता देख रहे हैं कि जब इतनी चीज़ें हो रही है, यदि हम स्टार्टअप्स का, यदि दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन रहे हैं, इतने स्टार्टअप्स हमारे पास हैं, तो ये कोई अपने आप नहीं हो रहा जी, ये एक सिस्टम से हो रहा सिस्टम है और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, इस वजह से हो रहा जी। स्वदेशी अपनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको क्या लगता है कि अभी स्वदेशी जो वस्तुओं को अपना रहे हैं उसमें क्या कुछ अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनके ऊपर हमें काम करना और बाकी है? देखिए, चुनौती सबसे बड़ी है, हालांकि चुनौतियां आना स्वाभाविक है, उनसे निपटना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, चुनौतियां जो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे चाइना से हम compete करते हैं बहुत। अब चाइना के वीडियोस यदि देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो बना रहा है, हमारी रोज़मर्रा की चीज़, और वहाँ से बहुत सस्ते में वो चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो मुझे लगता है कि स्वदेशी को अपनाने में एक जो बड़ी दिक्कत मुझे लग रहा है, वो एक जो बड़ी चुनौती दिख रही है, वो यही है कि हम उस स्तर पर सोच सकें कि जिस स्तर पर चाइना ने बहुत पहले सोचा कि इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाए कि हर चीज़ जो आपके दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ वो निर्मित कर रहा है जी। हम, मुझे लगता है कि उस दिशा में जब बढ़ेंगे, उस दिशा में जब सोचना शुरू करेंगे, उस दिशा में जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी जो हमारे पास दिक्कत है वो यही है सबसे बड़ी, कि जो हमारा बना हुआ तो है, एमएसएमईज हैं। राजस्थान की हम बात करें तो दुनिया की, देश की सबसे ज़्यादा एमएसएमईज राजस्थान में है, लेकिन वो सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही है कि उनको मार्केट नहीं मिल रहा, उनको उस तरह का एक वातावरण नहीं मिल रहा, और जो उत्पाद वो बना रहे हैं वो इतना सस्ता नहीं बना पा रहे हैं कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। तो मुझे लगता है कि जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से एक तो इसमें आराम आएगा, दूसरा जब इसको बूस्टअप करेगी सरकार दूसरे तरीकों से, तो फिर एक जनता को राहत मिलेगी उसमें। कुल मिलाकर अंतिम प्रश्न, बहुत जल्दी से मैं प्रश्न का उत्तर चाहूंगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, क्या लगता है आपको किस तरीके से होगा? देखिए, जो दो तरीके बताए हैं, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े रास्ते हैं जी। इन पर यदि हम चलते हैं तो ये सपना साकार होने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वदेशी हमें अपनाना होगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमने जो सपना सोचा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, ये सपना तभी साकार होगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।